नमस्कार। आपने इस धुन को सुना? इन धुनों को सुन के आपको कुछ याद आया? जी हाँ, आप कहीं ना कहीं यादों में खो गए इन धुनों को सुन के, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये धुनें कहीं ना कहीं आपको लेकर के जाती हैं प्रसारण के महत्व की ओर। और 23 जुलाई के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जब मनाया जाता है, और आज स्टूडियो में जो हम प्रोग्राम लेकर के आए हैं, बेहद ख़ास प्रोग्राम है आपके लिए, जिसमें प्रसारण के महत्व की बात होगी। सूचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में प्रसारण का कितना महत्व है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धूम सिंह चौहान जी, जो कि सीनियर ब्रॉडकास्टर रहे हैं आकाशवाणी में। और प्रसारण जो होता है उसका महत्व बनता है जब श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं। और एक ऐसे ही सुधी श्रोता दर्शक चंद्र कुमार चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और प्रसारण के महत्व के बारे में बात करते हैं। और धूम सिंह चौहान जी, क्योंकि आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है प्रसारण को लेकर के और सीनियर ब्रॉडकास्टर आप रहे हैं, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का क्या महत्व है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई 1927 से शुरू हुआ है मनाना जी। इससे पहले भी ब्रॉडकास्ट 1923-24 में शुरू हुआ था, लेकिन उस समय रेडियो क्लब के नाम से होता था और वो सिर्फ सीमित लोगों को टेलीफोन की लाइनों के द्वारा जो है प्रोग्राम जो सुनाया जाता था जी। और जब ये मैंने एक विधिवत रूप से प्रसारण शुरू हुआ तो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है बिखेरना जी। और ये शब्द लिया गया है किसान से। किसान क्या करता है, जब अपने खेत में बीज बोता है तो बीजों को बिखेरता है जी। उसी प्रकार जो है रेडियो से क्या किया जाता है कि रेडियो से जो है तरंगों को जो है एटमॉस्फेयर में बिखेरा जाता है और रिसीवर से जो है हमारा लिसनर्स को ग्रहण करता है। जब ये ट्रांसमीटर के थ्रू जो है प्रोग्राम मिलने लगे लोगों को जो है, तो यहीं से जो ब्रॉडकास्ट हमारा जो है विधिवत रूप से शुरू हुआ है जनता के लिए जी। और जब जनता के लिए शुरू हुआ तो इसको जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी चलाती थी। 1936 में जब समय आया तो उसको जो है ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया जी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय भी हमारे पास सिर्फ लगभग जो है 2,75,000 रेडियो सेट थे लोगों के पास, जो अपने निजी सेट थे, लोग सुनते थे अपने घर पे जो है। और 1957 में इसको जो है आकाशवाणी नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे इसकी रेडियो की यात्रा शुरू हुई तो पहला जो हमारा प्रसारण शुरू हुआ वो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे होता था जी। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जहाँ तक कुछ डीमेरिट और मेरिट है इसकी जो है, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराइयाँ भी है। शॉर्ट वेव में क्या होता है कि इसके जो वेव है वो ऊपर जो है आयोनोस्फीयर में जाती है, वहाँ से फिर जो टकरा के जो है नीचे रेडियो सेट पे आती है। तो इसमें क्या होता है कि रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में जो डिस्टर्ब हो जाती थी। उससे क्या होता है कि लोगों को जो बहुत अच्छी जो है आवाज़ नहीं मिलती थी। उसके बाद जो है मीडियम वेव आया, लेकिन मीडियम वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सरफेस से ऊपर ट्रेवल करती है, तो माने उतनी दूर तो नहीं जाती है जितनी दूर जो है शॉर्ट वेव जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है दिन में भी बहुत अच्छी मिलती थी जी। और आज तो आप जो है एफएम मोड पे आ गए हैं, एफएम फ्रीक्वेंसी आपके पास है। इसकी जो है वॉइस क्वालिटी ऐसी होती है कि उसमें किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो है ट्रांसमीटर के बिल्कुल पैरेलल जो है ट्रेवल करती है, जाती है और रेडियो सेट तक पहुँचती है। लेकिन इसमें यह है कि शॉर्ट वेव में यह था कि फ्रीक्वेंसी बहुत दूर तक जाती थी, माने विदेश में कहीं भी उसको सुन सकता था आदमी जो है। और मीडियम वेव में थोड़ा इसका रेंज कम हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो हमारा एफएम मोड है वो सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर जो है जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है। उसमें ये भी होता है जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग कहीं आ जाए, पहाड़ आ जाए, तो उससे फ्रीक्वेंसी जो है बाधित हो जाती है, रेडियो सेट तक पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। और आज तो आप देखिए कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है, आप हमारे जो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के जो ट्रांसमीटर थे वो धीरे धीरे जो है क्या उसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे कहीं, तो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आजकल जितना मैक्सिमम प्रसारण हो रहा है हमारा जो उस पर एफएम मोड पे हो रहा है, एफएम ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा लग भी गए हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। इसमें अगर आपका जो है 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है तो लगभग 80-90 किलोमीटर एयर डिस्टेंस तक तो वो तो स्टीरियोफोनिक जाता है, उसके बाद मोनो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उसके क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। इससे क्या हो कि म्यूजिक में बहुत अच्छी जो है लोगों को सुनने को मिलता है। और जगह जगह ट्रांसमीटर होने से क्या हो गया कि अब तो ये हो गया कि रेडियो सेट में जो है शॉर्ट वेव मीडियम वेव आ ही नहीं रहा है जी। बिल्कुल। और आजकल जितने भी नए सेट आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे नए जो है कारवां हैं, बहुत पॉपुलर हुआ है। उसमें क्या है कि उसमें आप बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। आपके गाड़ी में रेडियो सेट है तो उसमें एफएम मोड में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो आप
इस फ्रीक्वेंसी में आने से जो है लोगों को जो है बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिल रहे हैं आजकल। बिल्कुल, समय के साथ चीज़ें बदली हैं, और क्योंकि जब हम प्रसारण की बात करते हैं तो श्रोताओं का होना बहुत ज़रूरी होता है, दर्शकों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र कुमार चक्रवर्ती जी, एक बहुत लंबे समय से आपका अनुभव है, आपने रेडियो सुना है, टेलीविज़न को बहुत लंबे समय से सुना है, देखा है। कैसा एक्सपीरियंस था शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें जब आपने रेडियो सुनना शुरू किया? नवनीत जी, बहुत लंबा प्रश्न, और टीवी के आज प्रसारण में मैं एक श्रोता के तौर पे आमंत्रित हूँ। यही मेरे लिए बड़े एक गौरव की बात लग रही है कि एक श्रोता भी श्रोता होने के कारण यहाँ तक पहुँच सकता है। बहरहाल बचपन से ही सुनता रहा हूँ। जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सुबह से ही सिग्नेचर ट्यून जो आपने सबसे पहले सुनाई वो कान में पड़ती थी, और बड़े लोग उसको ऑपरेट करते थे, तो वो दिन भर उसी तरह कार्यक्रम चलता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो सबसे पहले क्रिकेट की कमेंट्रीज आया करती थी, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ा। फिर उसके बाद न्यूज़ वगैरह सुनने में इंटरेस्ट होने लगा, क्यों सीनियर क्लासेस में आ गए तो जनरल नॉलेज की भी बात आती थी, तो वो भी रेडियो पे मिल जाता था जी। और उसके बाद सर्विस में आ गया तो नेचुरली रेडियो से जुड़ गया। और मैंने मैं पहली बार उत्तराखंड में मेरी पोस्टिंग हुई थी 1976 में नैनीताल में ज़िला अग्निशमन अधिकारी के पद पे, तो तभी मैंने अपना पहला ट्रांजिस्टर भी खरीदा था जी। और उस वक्त की याद है मुझे कि नजीबाबाद रेडियो स्टेशन उस वक्त बन रहा था, और उसके भी प्रायोगिक कार्यक्रम में सुनता था नैनीताल से जी। और नजीबाबाद केंद्र बनाया इसीलिए गया था कि उसको हिल्स को अच्छी सेवाएं, अच्छी ब्रॉडकास्टिंग मिल सके। और जीवन को और आगे ले जाऊं तो इधर देहरादून में पोस्टिंग काफ़ी रही, और उसके बाद यहीं से ही मैं चीफ फायर ऑफिसर यूपी उत्तराखंड फायर एंड इमरजेंसी के पद से 2009 में रिटायर हुआ। और उसके बाद आकाशवाणी देहरादून की भी स्थापना हुई उसी दौरान में जी। शुरुआत हो गई थी। स्थापना तो 29 जून 2017 को हुई, शायद उद्घाटन हुआ इसका। तो वो तब तक नजीबाबाद ही सुनते थे। तो जैसा कि अभी चौहान जी ने बताया कि फ्रीक्वेंसी की वजह से या वेव्स की वजह से स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता था जी। और अब जब 100.5 यहाँ स्थापित हो गया है, रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन दोनों ही केंद्र स्थापित हो गए हैं, तो वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्लियर और कानों में कर्णप्रिय लगती है। उसमें माइंड को ज़्यादा खपाना नहीं पड़ता है कि हमको ट्यून करना है, रेडियो क्या करना है। बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी अगर मैं यात्रा कहूँ तो इस प्रकार मेरी रेडियो की यात्रा। बिल्कुल। तो ये जो रेडियो की यात्रा है, हम आगे भी आपसे अभी इनसे सवाल पूछेंगे। चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब प्रसारण की बात होती है, और खासतौर से क्योंकि आप एक ब्रॉडकास्टर है रेडियो में, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो रेडियो का जो महत्व होता है, शिक्षा वो देता है, मनोरंजन देता है, और साथ में जानकारी भी देता है, तो किस तरीके से तालमेल आप बिठाते हैं रेडियो के लिए? रेडियो का जो मुख्य उद्देश्य वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी। और इसको मास मीडिया भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि रेडियो एक सबसे सस्ता माध्यम है, और जिसको हर आदमी जो खरीद सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है। और अगर रेडियो की बात करें कि लेकिन रेडियो के जो हमारे बहुत पहले का समय और आज के समय में कार्यक्रमों में बहुत परिवर्तन आ गया है। अगर हम रेडियो में देखें कि आप देखिए कि जितने भी आपके फोक आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल के आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए कहीं प्लेटफॉर्म नहीं आज की डेट में। अगर आप देखिए, आप जितने भी प्राइवेट चैनल आज हमारे साथ चल रहे हैं, कोई उनको बुलाता नहीं है, उनसे कोई काम लेता नहीं है। सिर्फ आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो एक प्लेटफॉर्म देता है जी। आप जितने ही बड़े बड़े आर्टिस्ट म्यूजिक के, जब बॉम्बे में जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, जगह जगह काम किया है, उनका अगर मैंने प्लेटफॉर्म देखा जाए तो रेडियो से ही होके वहाँ पहुँचे हैं वो लोग, उस मुकाम पे पहुँचे हैं। बहुत सारे आजकल ये देखिए कि आर्टिस्ट उसके साथ साथ हमारे जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है वो भी धीरे धीरे जो खत्म हो रहे हैं। आप बहुत सारे देखिए, जैसे रबाब है, आपका जो है मैंडोलियन है, इनको बजाने वाले रह नहीं गए हैं जी। क्यों नहीं रह गए हैं? क्योंकि उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जगह नहीं है। सिर्फ आकाशवाणी ऐसा है
कि जो उनको संजोए और संवारे रखा है, क्योंकि आकाशवाणी का उद्देश्य ये भी है कि आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना भी है जी। साथ साथ जनसेवा के साथ साथ, और इसीलिए इसको जो है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सूचना मनोरंजन और के साथ साथ जो है कुछ और चीज़ें भी जुड़ गई है। जब से आकाशवाणी का सिनेरियो चेंज हुआ है, आज राजस्व अर्जन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो पैसा भी कमाना है। उससे क्या हो गया कि जो कार्यक्रमों के फॉर्मेट है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। दूसरी चीज़ स्टाफ की कमी है आकाशवाणी में। पहले आप लगाइए कि एक ड्रामा बनाने के लिए जो है, अगर एक अच्छा ड्रामा बनता था तो उस ड्रामे को बनाने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए था, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडिया है जो साउंड के माध्यम से आदमी के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करता है। बिल्कुल। और आज भी इसको कहा जाता है रेडियो थेरेपी। आज इसमें रिसर्च हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं कि अगर रेडियो को सुना जाए सही ढंग से तो बहुत सारी बीमारियों का उससे इलाज हो जाता है जी। अगर आपको जो है क्लासिकल म्यूजिक में जो है आपको जो है इंटरेस्ट है, आप सुनिए, उससे जो है आपके जैसे ब्लड प्रेशर, वो बहुत सारी बीमारियां आप जो है वो जो है कंट्रोल में आ जाती है। ब्लड प्रेशर आदमी का नीचे आ जाता है। बिल्कुल। तो रेडियो का जो है फॉर्मेट में परिवर्तन आ गया है। आज आपको अगर रेडियो को आप ट्यून करते हैं तो आपको बहुत अच्छे ड्रामे कहीं सुनने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और उसी प्रकार स्टाफ में भी ऐसा है कि जिस प्रकार का जो एक हमको इनपुट चाहिए था वो स्टाफ में मिल नहीं रहा है जी। तो प्रोग्रामों में बहुत परिवर्तन आया। पहले के जैसे आप सबसे जो प्रसिद्ध प्रोग्राम और सबसे ज़्यादा सुने जाते तो वो खेती बाड़ी के प्रोग्राम थे, जी। जिससे किसानों को जो सबसे ज़्यादा लाभ होता था जी। उस समय क्या होता था कि एक स्टॉक कैरेक्टर होते थे, उनके जो जैसे आपका जो है अगर हम गढ़वाल के लिए कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ का स्टॉक कैरेक्टर जो है कोई गढ़वाली का आदमी, और नाम भी उसका ऐसे रखा जाता था जो बहुत मैंने ट्रिकी हो जी। मैंने आदमी को जो एकदम क्लिक करे कि ऐसा नाम उसको दिया जाता था जी। एक आर्टिफिशियल नाम। तो उस कैरेक्टर को जो अपने कैरेक्टर को जब रेडियो में उभारता था तो ऐसे लगता था कि लोग खींचे चले आते थे। बिल्कुल। तो एक जीवंत रेडियो था उस समय का जो है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा नहीं है। आजकल वो स्टॉक कैरेक्टर का तो एकदम जमाना खत्म हो गया है। आजकल वो चीज़ नहीं रह गई जो थी। लेकिन इसको फिर से जो है मैं तो ये कहूँगा कि इससे फिर से जो है जिंदा करना चाहिए। अगर रेडियो को जिंदा करना है तो ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या है मिमिक्री भी करते थे वो लोग, जो है कहावतें, लोकोक्तियाँ, ऐसी सी चीज़ें सुनाते थे लोगों को जिससे लोगों को जो है ज्ञानवर्धन भी होता था और मनोरंजन भी होता था और सूचना भी मिलती थी। तो सूचना भी मिलती थी। और चौहान जी, मैं अभी क्योंकि जिस तरह से संदर्भ में बातचीत हो रही है, मैं अगला प्रश्न बिल्कुल आपकी तरफ ही दोबारा रखता हूँ कि आज कोविड-19 के दौर में जब हम सूचना की बात करते हैं तो जन जन तक सूचना पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरह का कार्य दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से किया जा रहा है कि जो जैसे कहते हैं कि डाटा जो होता है, जो सूचनाएं, सटीक सूचनाएं जन तक पहुंच रही है, कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है रेडियो? देखिए, रेडियो, जहाँ तक रेडियो की बात करते हैं, रेडियो की पहुँच आज बहुत दूर तक है। जहाँ आपका टीवी नहीं, जहाँ कोई चैनल नहीं, वहाँ रेडियो पहुँच रहा है। मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, मैं एक बार जो है मुझे केदारनाथ जाने का मौका मिला था। तो केदारनाथ में जब गया तो मैं उसे एक दुकान में एक आदमी जो अपने रेडियो टांगे हुए था, तो मैं उसके पास जब चाय पीने बैठा तो मैंने कहा कि रेडियो सुनते हो? तो उसने कहा कि यहाँ न तो अखबार आता है न कोई और चीज़ मिलती है, सिर्फ रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहाँ हमें जो है सूचनाएं मिलती है जी। तो हम लगातार इसको जो सुनते हैं। और आज अभी कुछ दिन पहले जो है चर्चा हुई कि जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है लोगों ने जो है स्थापित किए हैं जी, वो बहुत बड़ा रोल जो है गाँव में जो है रोल मॉडल के रूप में जो उभर रहे हैं जी। और आकाशवाणी भी इसमें बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को जो है जागृत किया है। कितने सारे प्रोग्राम वो कर रहे हैं। रोज सुबह के समय जो है एक एक्सपर्ट की जो है राय ब्रॉडकास्ट करते हैं वो, ताकि लोग जो है कोविड से हम कैसे बचें, क्योंकि कोविड एक वायरल बीमारी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत किया जाए तो इसका बचाव ही इसका उपाय है, बाकी कोई चीज़ नहीं। आप देखिए टीका अभी तक वैक्सीन बना नहीं है। तो रेडियो और टीवी का साथ में जो है और ये कम्युनिटी रेडियो है, इनका बहुत बड़ा योगदान है जन जागृति के लिए। लोगों को तक सूचना पहुँचे, उनको सही जानकारी मिले। और आजकल क्या होगा कि कभी कभी ऐसा आता है कि अगर हम प्राइवेट चैनल्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है ये एक पैनिक क्रिएट होता है, लेकिन रेडियो टीवी में ऐसा कहीं नहीं है। वो एक सही और सटीक सूचना दे रहे हैं और लोगों को जो है समझा रहे हैं, उनके नॉलेज में ला रहे हैं चीज़ों को, जो है सही चीज़ क्या है, कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे हम जो है इससे जो है अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ज़रूर इसके बारे में और जिक्र अभी करूंगा। चक्रवर्ती सर, आपकी तरफ आते हैं, पुराने दौर की बात करते हैं, क्योंकि आपने लंबे समय से रेडियो सुना है, टेलीविज़न देखा है। हम बात करते हैं, अभी शॉर्ट वेव्स की बात हो रही थी, मीडियम वेव्स की बात हो रही थी, तो
उस ज़माने में जब आप रेडियो सुना करते थे और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ रहती थी कि रेडियो में कमेंट्री आने वाली है, तो उस कमेंट्री को सुनने का कुछ हमारे दर्शकों के साथ कुछ अनुभव साझा कीजिए रेडियो पर। कमेंट्री तो बहुत अच्छी चीज़ थी। वो कमेंट्री आज भी आती है और कमेंट्री वो खिलाड़ी था मैं, इसलिए तो वो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था। मगर जहाँ तक मैं श्रोता के हिसाब से इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ तो मैं बता दूँ कि इसे जुनून कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, प्रोफेशनल एंगल से तो चौहान जी हमारे साथ हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, मगर मैं चाहूँगा कि मैं अपनी चीज़ों को शेयर करूँ जो शायद दूसरों को भी वो हो। तो मेरे पास एक ट्रांजिस्टर था, एक और मैंने अपने शौक़ की वजह से ख़रीद लिया, एक पॉकेट ट्रांजिस्टर ख़रीद लिया। तो देखिए पारिवारिक इसका असर क्या होता है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा एक्सपीरियंस एज ए लिसनर। तो मेरी पत्नी ने एक बार प्रश्न कर दिया कि ये इतने ट्रांजिस्टर आपको क्या ज़रूरत है जी। तो मैंने बड़े सहज भाव में उनको जवाब दिया कि हमारे पूर्व क्रिकेट कैप्टन गांगुली जी, उनके बैग में कई बैट रखते हैं, वो एक खेलते तो एक ही बैट से हैं, मगर मेरा शौक़ है ये तो मैं भाई 2-3 ट्रांजिस्टर रखता हूँ अपने शौक़ की वजह से। अब जहाँ तक कार्यक्रम की बात आई, चौहान जी ने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बताया। मैं एज ए लिसनर उस चीज़ पे अगर कुछ प्रकाश डालना चाहूँ तो वो इस तरह रहेगा कि मैं सुबह का आकाशवाणी का चिंतन एक कार्यक्रम आता है, उसको अवश्य सुनता हूँ और उससे बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ, जो शायद मेरे दिन भर के लिए मेरी बैटरी को चार्ज कर देता है जी। और उसके बाद इसी तरह जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, अब मैं युवा वाणी के कार्यक्रम की मैं अपने युवा साथियों के लिए होता है मैं भी सुनता हूँ। अब उसमें कई बार करियर काउंसलिंग वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझसे कोई मतलब नहीं। अब मेरी 72 वर्ष की उम्र है, 12वां साल मेरा रिटायरमेंट का चल रहा है जी। तो मगर क्या आवश्यकता है, मगर मैं उसको सुनता हूँ इस उद्देश्य से कि किसी नौजवान को, किसी और पेरेंट को अगर मैं उन चीज़ों के बारे में बता सकूं जी। कि एक उदाहरण दूं कि लोग बाग कहते थे कि आर्ट्स में पढ़ के क्या होगा, आज आर्ट्स में छोड़ दीजिए, सिर्फ मास कम्युनिकेशन को अगर ले लीजिए आप, तो मास कम्युनिकेशन ही इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया है आर्ट्स स्ट्रीम का कि उसमें ही जॉब एवेन्यूज इतने खुल गए हैं। अब इस कार्यक्रम में उसके ऊपर कोई विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार जितने और कार्यक्रम है, जैसे अभी चौहान जी ने कहा कि कृषि जगत आता था उसमें, तो मैं उस कार्यक्रम को भी यदा कदा जब कभी सुन लेता हूँ तो उसमें मुझे जानवरों के बारे में काफ़ी वो ज्ञान मिल जाता है। आकाशवाणी देहरादून से एक कार्यक्रम आता है ग्रामीण जगत, ग्राम्य जगत, शाम को 5:45 बजे से आता है। तो वो गढ़वाली उसमें आता है, भाषा में आता है। तो मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं नैनीताल में मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो वहाँ रहा तो मैं कुछ कुमाऊँ भाषा का, जैसे दाजू कह रही, नमस्कार, भालछू सब भालछू, इस तरह की बातें मैं सीख गया था। अब मैं गढ़वाली वो रेडियो सुनता हूँ तो अब उस भाषा को भी मैं समझने लगा हूँ। और जो ग्राम जगत कार्यक्रम है उनका, उसके सहारे मैं कभी गांव में ऐसे जाने का अवसर नहीं मिला, मगर मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं बिल्कुल ग्राम में पहुँच गया हूँ। और इसी तरह फिर जो कई अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों के उसमें कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनको भी सुनता हूं, तो मेरा उससे भी ज्ञानवर्धन होता है। तो सिर्फ सीखने की ललक मुझ में है और मैं आज भी सीखता रहता हूं। इसलिए रेडियो तो मेरे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और मैं जब तक सोता नहीं हूं रेडियो अवश्य सुनता हूं। तो रेडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और रेडियो के साथ साथ टेलीविज़न, दूरदर्शन की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है कि किस तरीके से लोगों को शिक्षित किया जाए। शिक्षा की हम बात करते हैं, प्रसारण की बात हो रही है। और चौहान जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि कोविड-19 का दौर इस वक्त चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति भी थी, अभी अनलॉक भी हो रहे हैं, और जिस तरीके से आकाशवाणी और दूरदर्शन में शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको? शिक्षा की जहाँ तक बात है, पहले आकाशवाणी से एजुकेशन ब्रॉडकास्ट एक प्रोग्राम हुआ करता था और उसमें जो है सारे जो है हर कक्षा के लिए लेसन तैयार किए जाते थे।
लेकिन पता नहीं कौन सी परिस्थितियां रही कि उसको जो है बंद कर दिया गया है। मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन ब्रॉडकास्ट को जो है उसके लिए एक्सपर्ट रहते थे, एजुकेशन ब्रॉडकास्ट के प्रोड्यूसर रहते थे, पूरी एक टीम रहती थी जो लेसन को तैयार करती थी और जो है ब्रॉडकास्ट करती थी, और स्कूलों में सुनाया जाता था उसको, और घरों में भी लोग उसको सुनते थे। तो फिर से अगर एजुकेशन ब्रॉडकास्ट को जो है फिर से शुरू किया जाए तो उससे बहुत सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सकती है, शिक्षा पाठ बहुत सारे पहुँच सकते हैं, लोगों को जो है पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हम रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि पढ़ाया ना जा सके। तो रेडियो का उपयोग यहाँ बहुत ज़्यादा है। रेडियो शिक्षा प्रसार में जो है एक अनमोल योगदान प्रदान कर सकता है। और प्रसारण में, जैसे मैं आपको सॉरी टोक रहा हूँ, दूरदर्शन जिस तरीके से प्रसारित करता है, आजकल क्लासेस चल रही हैं, हम यूजीसी के कार्यक्रम भी देखते हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, फिर से अगर दूरदर्शन की तरह अगर आकाशवाणी जो है एजुकेशन ब्रॉडकास्ट को फिर से शुरू करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे साइंस के लेसन तो जब मैं जयपुर में था मैंने खुद ही 7-8 लेसन तैयार किए थे उसके जो है, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से था तो किए मैंने एजुकेशन ब्रॉडकास्ट के लिए किए। वहाँ ब्रॉडकास्ट हुए जयपुर से, जो है लोग उसको अप्रिशिएट भी करते थे, पेपरों में भी उसकी जो है तारीफ छपती थी। लेकिन फिर से उसको जो है एक टीम वर्क है वो, उसके लिए एजुकेशन का कोई एक्सपर्ट चाहिए, और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होती थी पहले, जो है उसके शेड्यूल बनते थे पहले कि कौन से लेसन कब जो है ब्रॉडकास्ट होगा, किस कक्षा के लिए कौन सा लेसन जाएगा, तो इसका पूरा शेड्यूल होता था। और वो शेड्यूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी होता था और हमारे पास भी होता था। बिल्कुल। तो उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है, इस दिन जो है ये प्रोग्राम में बच्चों को सुनाइए, आप जो है ये ब्रॉडकास्ट करेंगे हम। तो ये इस तरीके से दूरदर्शन की और आकाशवाणी की महत्वता बहुत बढ़ती है। क्योंकि समय हमारे पास कम है तो मैं एक प्रश्न आप दोनों से जरूर पूछना चाहूँगा कि जब प्रसारण की बात होती है तो विश्वसनीयता बहुत बड़ा रोल एक प्ले करती है। चक्रवर्ती सर, आप बताएं विश्वसनीयता के बारे में प्रसारण के समय। मैं तो एज ए श्रोता यही कह सकता हूँ कि अमजद अली खान साहब जो हैं वो आकाशवाणी की ही देन हैं, और हम सब उनसे सरोद मास्टरों के नाम से वो जाने जाते हैं। तो विश्वसनीयता आकाशवाणी की यही थी कि लोग बाग रेडियो आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं दुनिया में। आजकल टीवी आर्टिस्ट जो हैं वो मेरे ख्याल से किसी पिक्चर के लीड रोल से कम नहीं होते हैं, और उसी तरह रेडियो जॉकीज जो होते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस पब्लिक लाइफ में उन लोगों को मिलने लगी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सामान्य जीवन में भी गृहिणियाँ भी जो होती हैं वो रेडियो सुनते सुनते भी अपना काम करती हैं। तो बड़ा अच्छा एक वो है, माध्यम है। चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे? आकाशवाणी का कार्यप्रणाली का अपना एक कोड है। उस कोड के अकॉर्डिंग जो है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे बाहर नहीं जाते हैं। उसमें यह है कि हर चीज़ को जो है जांच परख के जो है ऑन एयर किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, और उसमें पूरी रिसर्च की जाती है। अगर मुझे किसी चीज़ पे प्रोग्राम बनाना है, कोई प्रोग्राम ऑफिसर किसी चीज़ पे प्रोग्राम बना रहा है तो उसकी पूरी रिसर्च करेगा वो, क्योंकि उसमें यह है कि जब कोई चीज़ एक बार ऑन एयर चली जाती है तो वापस नहीं लौट सकती है। फाइल पे तो आप ठीक कर सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ वो सब चीज़ें नहीं है। यहाँ तो एक यह है कि एक बार अगर आपने गलत कोई चीज़ ऑन एयर चली गई तो इसलिए जो है वो एक पनिशमेंट मिलता है यहाँ। तो इसलिए यहाँ का प्रोग्राम ऑफिसर जो भी आकाशवाणी में काम करता है वो बहुत जिम्मेदारी से जो है अपना काम करता है और उसका निर्वाह करता है, ताकि जनता को जो भी सूचनाएं हो वो सही और सटीक मिले। बिल्कुल, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो सटीक सूचनाएं हैं वो जनता को मिलनी चाहिए। तो जो जिस तरीके से आप एज एन एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आज जुड़े, समय हमारे पास थोड़ा कम रहा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आए आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।